नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएलसी द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन कई टेस्ट 05 ईवीएस को लेकर हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। एक बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना, इसके बाद में 30 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 से पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 15 टेस्टों की टेस्ट सीरीज आगे अनवरत जारी रहेगी। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो अब तक इकाई टेस्ट नहीं दे पाया है या नहीं जोड़ पाया है, तो आगे भी इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज का आप जरूर फायदा उठाएं और किसी भी माध्यम से ऑनलाइन रूप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं जो नंबर दे रखे हैं इनसे, या ऑफलाइन माध्यम से भी जो विभिन्न प्रकार के सेंटर हैं अलग अलग जिलों के अंदर भी हैं। बाड़मेर के अंदर अपने सीएलसी संस्थान के अंदर भी जो प्रमुख सेंटर हैं, यहाँ से भी आप अपना टेस्ट देकर अपना मूल्यांकन करें कि आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या स्थिति है। नवोदय के पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित जो टेस्ट होंगे उस पैटर्न में आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, आपका स्कोर क्या है। तो 15 टेस्ट है तो आपके पास समय भी लगभग 3 माह का रहेगा। उस 3 माह में आप अच्छे से आकलन भी कर पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है और उस स्थिति में आप प्रत्येक टेस्ट के बाद में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक ये विद्यार्थियों तक जरूर सूचना पहुंचाएं, क्योंकि निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई ऐसा कर पाना संभव भी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमारी टीम की बहुत मेहनत रहती है। जो पर्दे के पीछे जो हम काम करते हैं जो किसको दिखता नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि एक पेपर बनाने के अंदर कितनी परेशानी आती है। प्रश्न को देखना पड़ता है किस टाइप का है, कैसा है, फिर उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है, फिर उसकी टाइपिंग होती है, फिर वो प्रिंट पे जाता है, प्रिंट के बाद में विद्यार्थियों तक पहुंचता है, फिर उसका लाइव सॉल्यूशन भी होता है। तो इसके लिए बहुत मेहनत ऊर्जा की जरूरत होती है, जो आप सभी के प्यार की वजह से ही हम कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो हर तबके के विद्यार्थी, जो चाहे पिछड़ा हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, उनके लिए ऐसा शानदार अवसर कोई भी संस्थान देती नहीं है। हम बार बार इसीलिए दे रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी ऐसे विद्यालयों में पढ़ने का सपना रख रहे हो तो पिछड़ ना जाए। इसलिए आप जरूर जुड़े इन टेस्टों से। अभी तो ये टॉपिक टेस्ट, आज अंतिम टॉपिक टेस्ट था 5वां, इसके बाद में आगे पूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट है, इनसे भी आप जुड़े। और इकाई टेस्ट भी अगर आपने नहीं दिए हैं तो भी उनका आप आंकलन करना चाहते हैं, अब तक आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो वो भी पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये सूचना बड़ा सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कर्तव्य भी आपका है कि आप अगर ऐसी टेस्ट सीरीज का फायदा ले रहे हैं तो आपसे जुड़े हुए अन्य विद्यार्थी भी लें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन टॉपिक नया है इस बार, उससे संबंधित जो प्रश्न 21 से 40 हमारे रहते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन में 21 नंबर प्रश्न आपके पेपर का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थल आकृति एवं उसका जो उदाहरण है उससे संबंधित असुमिलित है या मिलान वाला नहीं है, कौन सा है वो आपको बताना है। स्थल आकृति इस बार टॉपिक दिया गया है आपके ईवीएस के अंदर। अब स्थल आकृति टॉपिक दे दिया है, इसमें क्या प्रश्न आएगा, किस टाइप का आएगा, किसी भी विद्यार्थी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो चीज है वो एकदम नई है और नई चीज की कोई भी विद्यार्थी को अच्छे से जानकारी रहती नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से समझे जरूर। स्थल आकृतियों का मतलब होता है, वैसे हम सीधे तौर पे बात करें तो एक चीज आती है उच्चावच। ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो उच्चावच होती है। उच्चावच का मतलब होता है ऊंच नीच। जैसे कोई पहाड़ होगा, कोई मैदान होगा, कोई पर्वत होगा, तो ये जो उच्चावच है, उच्चावच को अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उसमें महासागर एवं महाद्वीप को शामिल किया जाता है, और द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उसमें आपके जो पर्वत होते हैं, जो मैदान होते हैं, जो पठार होते हैं, ये द्वितीय क्रम के उच्चावच कहलाते हैं। द्वितीय क्रम के जो उच्चावच हैं वो कहलाते हैं, ध्यान कर लेना। अब हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इतना डीप तो शायद ही कोई चीज पूछी जाए। प्राथमिक स्तर का है या ज्यादा से ज्यादा मिडिल स्तर का, 8वें स्तर के प्रश्न एनसीईआरटी का विशेष ध्यान रखना है, उससे जोड़ के आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो भारत के अंदर जो स्थल आकृतियां हैं, चाहे वो पर्वत श्रृंखलाएं हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे कोई घाटी हो, उनसे संबंधित, उनके नाम से संबंधित सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई मिलान वाला आ सकता है, कोई कथन के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये बातें अच्छे से हमारे को ध्यान में होनी चाहिए। अब पहला प्रश्न ये कह रहा है कि स्थल आकृति और उनसे संबंधित जो उदाहरण है वो कौन सा मेल नहीं खा रहा है। अरावली क्या है, तो अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, तो बिल्कुल मेल खा रहा है। अरावली
सबसे प्राचीन प्राचीन और वलित पर्वतमाला है। हमने आगे पर्वत हमारा टॉपिक हुआ था, उस समय भी पढ़ा था कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित जो पर्वतमाला है ये अरावली है। इसका फैलाव हमारे गुजरात से लेकर दिल्ली तक रहता है और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सबसे ज्यादा जो इसका फैलाव है जो राजस्थान राज्य के अंदर है। तो पहला तो मेल खा रहा है, सुमेलित है। दूसरा है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का ही नाम है। छोटा नागपुर का पठार मोस्टली झारखंड राज्य के अंदर है। झारखंड राज्य के अंदर है मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो, और सबसे प्रसिद्ध पठारों में से एक है, खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरा है थार मरुस्थल, बिल्कुल थार का मरुस्थल, और ये राजस्थान के अंदर है। इसका सबसे ज्यादा फैलाव राजस्थान के अंदर है। थार के मरुस्थल का सबसे ज्यादा फैलाव, लगभग पूरे मरुस्थल का 62% जो भाग है वो अकेले राजस्थान में। इसके अलावा थार का मरुस्थल राजस्थान के अलावा भी आपके पंजाब है, हरियाणा है और गुजरात राज्यों के अंदर भी इसका फैलाव है। हम जो रह रहे हैं, हम जिस रेगिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो हमारा थार का मरुस्थल है। तो ये आप सभी ने सही किया होगा। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वीप। ये द्वीप नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, द्वीप नहीं है। ठीक है, डेल्टा है, द्वीप नहीं है। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका असुमेलित होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों द्वारा लंबे समय से निक्षेपण की प्रक्रिया से बनती है? दो चीजें होती है बेटा, एक होता है अपर्दन, दूसरा होता है निक्षेपण। अपर्दन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई भूमि है, ठीक है, और यहां से कोई नदी ऐसे आ रही है, तो यहां से इस भूमि को काट के जो अपने साथ लेके जा रही है, तो वो भूमि का जो कटाव होता है वो तो अपर्दन होता है। फिर क्या करती है नदी अपने साथ जो लेके आ रही है कंकड़ पत्थर जो भी मिट्टी है, उसका जब वो आगे ढाल से मंद सामान्य क्षेत्र की ओर जाती है, तो धीरे धीरे नदी की जब गति कम होती है तो उनका वो निक्षेपण करती है, जमाव करती है, और जो जमाव होता है उन कंकड़ पत्थर का उसको बोला जाता है निक्षेपण। और जब इनका निक्षेपण होगा तो ये समतल रूप से इस प्रकार का एक क्या तैयार होगा, मैदान। नदियां जब अपने साथ कोई भी कंकड़ पत्थर मिट्टी लाती हैं और उसका जब जमाव करती हैं तो हमेशा मैदान का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। कौन सी स्थलाकृति बनेगी? पठार नहीं। पठार की अगर हम लोग बात करें तो पठार मोस्टली ज्वालामुखी से होते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। आपने पहले आपदाएं पढ़ी थी, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदा में ज्वालामुखी जो भूमि के अंदर से उत्पन्न होती है और लावा बाहर आके ठंडा होकर जब जम जाता है, लावे के जमने से जो आकृति बनती है, पठार की जो आकृति होती है लगभग इस प्रकार की, ऐसे होता है पठार, समतल आकृति होती है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग 200 से 300 मीटर से अधिक, 300 मीटर से अधिक ऊपर उठा हुआ भाग होता है और लगभग। और पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो पर्वत भूमि के अंदर जो प्लेटें हैं उनके आपस टकराने की वजह से जो पर्वत का निर्माण इस प्रकार से होता है, और ये लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो होते हैं वो पर्वत होते हैं। और मैदान जो होते हैं, ये मैदान आपके नदियों द्वारा इस प्रकार जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाते हैं उनके जमाव, जिसको हम निक्षेपण बोलते हैं। निक्षेपण का मतलब होता है मिट्टी का जमना और अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ये भी ध्यान रखना है, मृदा आपका टॉपिक भी है। ठीक है, तो जमाव की वजह से जो प्रक्रिया बनती है वो मैदान बनती है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। घाटी का मतलब यही है कि कोई नदी आपकी गिरती है, गिर के ऐसे निकलती है, तो इस प्रकार जो जिस चीज का निर्माण होता है वो घाटी कहलाती है। ठीक है, घाटी का निर्माण भी नदियों के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखना है। तो मैदान ऑप्शन बी आपका एकदम सत्य है। अगला प्रश्न, सुंदर वन मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन है भारत के किस राज्य में स्थित है? वन आपका टॉपिक है और सुंदर वन किस प्रकार का वन है? मैंग्रोव वन है। ये भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। ठीक है, सुंदरवन एक डेल्टा भी है और सुंदरवन वन भी है, मैंग्रोव वन ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी 23 का सही होगा। 24 नंबर प्रश्न, पोंगल जो त्योहार है, पोंगल त्योहार के अवसर पर विशेष रूप से किस फसल की नई उपज की पूजा की जाती है? पोंगल एक त्योहार है जो दक्षिण भारत के अंदर जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। और जो पोंगल त्योहार है ये फसल उत्सव है, फसल उत्सव है। फसल के समय तो कौन सी फसल उस समय तैयार होती है? मक्का नहीं है, बाजरा नहीं है, ठीक है, सरसों भी नहीं है, चावल या धान की जो फसल होती है इस फसल के समय है जो इस उत्सव को मनाया जाता है। फसल भी आपका टॉपिक है और त्योहार भी टॉपिक है, तो दोनों से जोड़ के भी प्रश्न आ सकता है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं कृषि त्योहार है? सांस्कृतिक भी है और कृषि त्योहार है। बिहू एक ऐसा त्योहार है, बिहू एक ऐसा त्योहार है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक तो बात ये ध्यान रखनी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मनाया जाता है। विशेष फसल उत्सव और सांस्कृतिक रूप से मनाया जाता है।
तो बिहू की अगर बात करें, ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ध्यान रखना है। त्रिपुरा का नहीं है, नागालैंड मणिपुर भी नहीं है। ऑप्शन ए आपका एकदम सत्य है, असम। यह भी विशेष रूप से फसल उत्सव के साथ में, चावल जो धान की फसल होती है उसके साथ में जोड़ के देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? रेशा, वस्त्र और रेशा भी आपका टॉपिक है। तो प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा तैयार रेशे, और कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित रेशे होते हैं। अब कपास फसल है, कपास से रेशा बनता है, तो कपास फसल को उगाने से रेशा प्राप्त होगा, तो ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया। जूट या पटसन जिसको बोलते हैं, इस फसल से हम जो रेशा प्राप्त करते हैं, फसल का उत्पादन होता है, उसके बाद में होता है रेशम भी एक प्रकार की फसल के बाद में। नायलॉन, नायलॉन क्या है? ये कृत्रिम रूप से है जो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर से तैयार रेशा होता है, तो ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्दियों में पहने जाने वाले ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? सर्दियों के समय में ऊनी कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन शरीर को ठंडा रखती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऊन की रेशों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है, एकदम सत्य। ऑप्शन बी आपका सत्य होगा, उष्मा की कुचालक होती है, तभी क्या है वो अवशोषण करके हमारे को ठंड से बचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ऋतुओं का उचित क्रम दर्शाता है? ऋतुओं का सही क्रम कौन सा होता है? अगर हम लोग बात करें तो शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है, सही बात है। देखो सर्दी का मौसम होता है, उसके बाद में गर्मी आती है, और गर्मी के बाद में वर्षा आती है, वर्षा के बाद में वापस शरद ऋतु आती है। ये क्रम भी काफी हद तक सही नजर आ रहा है। दूसरा क्या है? ग्रीष्म के बाद में शीत, ग्रीष्म के जस्ट बाद में शीत नहीं आती, वर्षा आती है, ये तो होगा नहीं। वर्षा के बाद में शीत, वर्षा के बाद में शीत सीधी नहीं आती है, शरद ऋतु होती है, शरद के बाद में शीत ऋतु आती है, शरद के बाद में वर्षा, शरद के बाद में वर्षा ऋतु नहीं आती है। तो ऑप्शन ए ही इसमें सबसे उचित मुझे लग रहा है, जो है, क्योंकि शीत ऋतु होती है, शीत के बाद में ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल रबी फसल का है? चार है, कौन सा ऐसा समूह है जिसमें केवल रबी की फसलें हैं? तो गेहूं, चना, सरसों। गेहूं भी रबी की फसल है, चना भी है, सरसों भी ऑप्शन ए के अंदर है। फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। धान, अभी जो चावल बोला, मक्का, धान चावल की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत के अंदर रबी और खरीफ दोनों के अंदर बोई जाती है। मक्का खरीफ की फसल है, तो बाहर हो गए यहाँ से। ज्वार, बाजरा ये खरीफ की फसल है। कपास, जूट, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल का सही जो समूह है गेहूं, जो चना, जो है नहीं, गेहूं, चना और सरसों। ऑप्शन ए आपका एकदम सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमिलित करना है। एक साइड त्योहार का नाम है, और हिंदी महीने में कौन से हिंदी महीने के अंदर ये त्योहार है जो मनाए जाते हैं? त्योहार भी आपका टॉपिक है, और एक प्रश्न नवोदय यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान कर लेना। होली, आपको मालूम है होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, अमावस्या को। अच्छे से बताया था क्लास के अंदर, पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर होता है। पूर्णिमा को चांद पूरा होता है, और अमावस्या को रात काली होती है। दीपावली ये कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं, अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। रक्षाबंधन ये श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। अभी आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, 28 अगस्त को है लगभग, तो रक्षाबंधन एकदम सही है। और दशहरा ये आश्विन की दशमी का त्योहार है। आश्विन शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है, शुक्ल पक्ष की दशमी के अंदर दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण का वध किया गया था भगवान श्री राम के द्वारा, और उसी उपलक्ष्य में विजय उत्सव है, ये एक प्रकार का विजय उत्सव है। कहते हैं कि विजय उत्सव के रूप में दशहरे को मनाया जाता है। तो पहले का दो इसमें भी है और डी में भी है, तो बी और सी तो आपके सीधे ही बार हो गए। दूसरे का एक इसमें है, लेकिन डी में नहीं है। तीसरा 3 से, चौथा 4 से। ऑप्शन ए आपका इसमें एकदम सही होगा 30 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तिथि का युग्म असंगत है? देखो पिछली बार महीना दिया था, त्योहार के साथ में केवल महीना जोड़ के दिया है, तिथि तो मैंने बताई है, लेकिन इस बार तिथि सहित दिया है। और ऐसे प्रश्न ज्यादा जटिल अगर हिंदी महीनों की तिथि के अनुसार आपको कोई त्योहार का पूछेंगे तो इस प्रकार का रह सकता है, तो ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है ये फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, एकदम सत्य है, बिल्कुल युग्म संगत है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को होती है, यह भी सत्य है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को होती है, यह भी सत्य है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद कृष्ण नहीं, शुक्ल पक्ष के अंदर, भाद्रपद
शुक्ल पक्ष के अंदर मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष जो जिसको हम अंधेरा पक्ष बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, और चांदना पक्ष जिसको बोलते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है, तो ये चांदना पक्ष के अंदर आता है। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, ध्यान रखना। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल, अभी आया था कि रबी की फसल का कौन सा उदाहरण है, तो रबी की जो फसल है, गेहूं जौ सरसों चना जो होते हैं, ये खरीफ के बाद में जून जुलाई को जो समय होता है ये खरीफ की फसल का होता है। खरीफ की फसल को बोया जाता है सीधा बार। अब खरीफ की फसल लेते हैं हम लगभग अक्टूबर के तक, अक्टूबर नवंबर तक। जैसे ही खरीफ फसल लेते हैं तो उसके बाद जो फसल बोई जाती है वो रबी की होती है। तो रबी की फसल आपके अक्टूबर और नवंबर के अंदर बोई जाती है। अगस्त सितंबर में कोई फसल नहीं बोई जाती है। मार्च अप्रैल के अंदर जायद फसल का समय रहता है। ठीक है, जायद की जो फसल है इसका समय आ जाता है फिर मार्च के अंदर, ध्यान कर लेना। तो ऑप्शन बी एकदम सत्य होगा आपके, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। पटसन, अभी बात की थी, पटसन मतलब जूट। ठीक है, जूट का रेशा, जूट से रेशा प्राप्त होता है। दरियां जो आपने देखी होगी, दरियां जो अक्सर बनती है वो जूट से बनती है, जूट के रेशे से बनती है। दरिया हैं, इसके साथ में जो बोरियां आती हैं जिनके अंदर गेहूं वगैरह जो आते हैं, वो जो बोरी होती है ना क्विंटल की, वो भी इसी रेशे से बनती है। रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से नहीं होता है, पत्ती से भी नहीं होता है, तना, तना जो छाल होती है, जो छाल होती है, तना मतलब जैसे ये कोई पौधा है, इसका ये जो भाग होता है ये तना होता है, तो इसकी जो छाल होती है उस छाल से है जो रेशा प्राप्त किया जाता है, उस छाल को बुन के है जो रेशा तैयार किया जाता है। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन सी एकदम सही होगा, फल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 34, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा, हालांकि मृदा आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपका टॉपिक क्या है? फसल है। अब फसल है तो कोई फसल की विशेषता आपसे पूछ ले, तो अगर हम लोग बात करें, चाय है, चाय नहीं, चाय पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर की जाती है अक्सर, ये ध्यान रखना है। मक्का, मक्का हमारी खरीफ की फसल है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जूट रेशेदार फसल है, अभी हमने की थी। कपास की बात करें, ये भी रेशेदार है, लेकिन कपास की फसल काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी मतलब जो रेंगूर मृदा है, काली मिट्टी की फसल है जो बोला जाता है कपास को। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सत्य होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद मौसम की प्रमुख फसल है? जायद की कौन सी है? अलसी, अलसी, तारा मीरा, ये तो तिलहन की फसलें हैं। ठीक है, तो ये तो तिलहन फसल है बेटा, तिलहन की फसल है। सरसों, ये भी तिलहन फसल है, और तिलहन फसल जायद के अंतर्गत नहीं आती है, ये रबी या खरीफ के अंदर आती है। सोयाबीन, ये भी एक प्रकार की तिलहन फसल है। तो सभी ये जो फसलें दी हैं आपको, ये तिलहन तिलहन फसलें दे दी। सोयाबीन भी एक प्रकार की तिलहन फसल है, चमत्कारी फसल भी बोल सकते हैं, इसमें दाल के भी गुण होते हैं और तिलहन फसल के भी गुण होते हैं, मतलब दलहन और तिलहन दोनों के गुण हैं, इसे चमत्कारी बोलते हैं। खीरा और जो तरबूज है कम समय में तैयार होते हैं और जायद की फसल के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सत्य होगा। अब प्रश्न नंबर 36 से लगाकर 40 तक के लिए एक पैराग्राफ वन से संबंधित दिया गया है। वन आपका टॉपिक है और वन से संबंधित ये आपका पैराग्राफ है, जिसमें 5 प्रश्न इसके अंदर से आपको उत्तर बताने हैं। एक पैराग्राफ आपके ईवीएस में आने वाला है, हिंदी में 4 आते ही थे, ईवीएस में भी अब एक आएगा। क्या कह रहा है, पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि वन हमारी पृथ्वी का अमूल्य रत्न है, बिल्कुल है, जीवन का आधार है। ये न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीवों का प्राकृतिक आवास भी है, बिल्कुल जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। वनों में बरगद, नीम, शीशम और शाल जैसे विशाल वृक्षों से लेकर अनेक प्रकार की दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। बरगद और नीम जैसे छायादार और बहुउपयोगी पेड़ वायुमंडल को स्वच्छ रखने और तापमान को नियंत्रण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो नीम और बरगद जैसे हैं वो तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी भूमिका निभाते हैं। वहीं सर्पगंधा, तुलसी, एलोवेरा जैसे छोटे औषधीय पौधे कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। ये औषधीय पौधे हैं तो बीमारियों के इलाज में काम आएंगे, चाहे सर्पगंधा हो, तुलसी हो, एलोवेरा हो। ठीक है, वनों में मौजूद ये वनस्पति विविधता मिट्टी के कटाव को रोकती है, बिल्कुल मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वन बड़े जरूरी हैं। अभी हमने कटाव की बात की थी, अपर्दन की। वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखती है, बिल्कुल, इसलिए वनों और उनके पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये पैराग्राफ अच्छे से पहले आपको पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, वनों में पाए जाने वाले बरगद
और नीम जैसे विशाल वृक्षों की मुख्य भूमिका। यहाँ अभी आया था कि बरगद, नीम, शीशम जो साल जैसे विशाल वृक्ष हैं, इनकी मुख्य भूमिका की हम लोग बात करें तो वायुमंडल को स्वच्छ रखने और तापमान को नियंत्रण करने के अंदर ये भूमिका निभाते हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना ये नहीं होगा, केवल इमारती लकड़ी देना ये भी नहीं होगा, वन्य जीवों का शिकार रोकना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी एकदम सत्य है। वायुमंडल को स्वच्छ रखना और तापमान को नियंत्रण करने के लिए ये आपके जो जैसे बरगद और नीम जैसे छायादार, बरगद और नीम यहाँ पढ़ा है, बरगद और नीम जैसे छायादार जो वृक्ष है ये उपयोगी रहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा 36 नंबर का। अगला प्रश्न 33 नंबर, मिट्टी के कटाव को रोकने और वर्षा चक्र को संतुलित रखने में कौन सहायक है। यहां अभी आया था कि मिट्टी का जो कटाव है को रोकना एवं वर्षा चक्र को संतुलित बनाने के लिए ये जो वनस्पति है, वनों में मौजूद जो वनस्पति की विविधता है, ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती है और इनको संतुलित, वर्षा चक्र को संतुलित करती है। तो कारखानों से निकलने वाला धुआं, धुआं तो भाई प्रदूषण फैलाएगा, ये वनस्पति को कैसे संतुलित करेगा, कोई इसमें लॉजिक भी नहीं है। अत्यधिक शहरीकरण भी नुकसानदायक है, वनों का कटाव होगा इससे। तो वनों की वनस्पति में विविधता, बिल्कुल सही। केवल प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग भी प्रदूषण करता है। तो वनों की जो वनस्पति की विविधता है, ऑप्शन सी ये सही होगा, वो आपके क्या करेगा, वर्षा चक्र को संतुलित रखेगा और मिट्टी के कटाव को रोकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम सत्य है। प्रश्न नंबर 38, वनों को पृथ्वी का क्या माना गया है। अमूल्य रत्न और जीवन का आधार, ये पहली लाइन में है। वन हमारी पृथ्वी का अमूल्य रत्न और जीवन का आधार है। जहां से जिस विद्यार्थी ने इस लाइन को सीधा पढ़ा है, सीधा उत्तर आपके ऑप्शन ए के अंदर पढ़ा है, बहुत ही आसान। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय पौधे बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। यहाँ औषधीय पौधों के कुछ नाम आए थे कि वहीं सर्पगंधा, तुलसी और एलोवेरा जैसे छोटे औषधीय पौधे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज के लिए काम आते हैं। तो शीशम और साल ये नहीं है, सर्पगंधा, तुलसी और एलोवेरा, ऑप्शन बी एकदम सत्य है, जो पैराग्राफ में सीधा दे रखा। बिल्कुल पैराग्राफ को आपने थोड़ा सा आराम से पढ़ा है तो सभी के उत्तर सामने ही पड़े हैं। अब आपका अंतिम जो प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो, इसलिए वनों और उनके पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अंतिम लाइन के अंदर पड़ा है, तो वनों को काटना ये हमारी प्राथमिकता होगी तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। केवल इमारती पेड़ लगाना यह भी हानिकारक है। अत्यधिक जल का दोहन करना यह भी हानिकारक है। वनों और उनके पेड़ पौधों का संरक्षण करना, ऑप्शन डी आपका एकदम सत्य होगा 40 नंबर का। ये आपका ईवीएस से संबंधित जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।